वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक ऐसी खबर छपी है और वो खबर कई जगहों पर कोट की गई है। अल अरेबिया ने भी उसको कोट किया है, अल मयादीन ने भी कोट किया है और भी कई जगहों पर कोट की गई है। ये एक ऐसी खबर है जो बताती है कि ईरान इजराइल वॉर में असल में चल क्या रहा है। देखिए, पूरा गोदी मीडिया, चाहे वो वेस्ट का गोदी मीडिया हो चाहे वो हिंदुस्तान का गोदी मीडिया हो, वो ये दिखाने पे लगा हुआ है कि ईरान तो तबाह हो गया है, लेकिन इजराइल में सब मजे में है। मैं पहले दिन से ये बात बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ईरान के ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं, ईरान को नुकसान नहीं हो रहा है, ये कहना बेवकूफ़ी होगा, लेकिन इजराइल को जो नुकसान हो रहा है वो बेहद ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। ये खबर बताती है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी हुई खबर की आप हेडलाइन देखेंगे तो ये कहता है जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, आप जानते हैं इसके अलावा अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम भी वहाँ लगा हुआ है। वो क्या करता है, जब इस तरफ से मिसाइल जाती है तो उन मिसाइलों को निशाना बनाकर हवा में ही मार देता है ताकि वो जमीन पर अटैक ना कर सके। और हमने देखा है कि ईरान के हमले में वैसे भी ये आयरन डोम और बाकी सब जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। ईरान उसके निशानों को डायरेक्टली हिट कर रहा है। जैसे कल की खबर है कि यूनिट 8200 को हिट किया गया है। अब ये जो यूनिट 8200 है ये मोसाद का एक सेंटर है, मोसाद का हेडक्वार्टर नहीं है, मोसाद का एक सेंटर है जिसको सीधे हिट किया गया है। यानी जो इंटरसेप्टर्स थे, जो एयर डिफेंस थे, वो फेल हुए हैं और ये लगातार हो रहा है। आज सुबह से तो ईरान ने सिर्फ 4 मिसाइलें छोड़ी हैं, जिनमें से 2 ने हिट किया है। उनके पास इम्यूनिशन हथियार लगातार खत्म हो रहे हैं। दरअसल ये पूरी लड़ाई इजराइल को बेहद महंगी पड़ रही है। अगर हर रोज का खर्च देखें तो हर रात ईरान को मुकाबला करने के लिए जो मिसाइलें छोड़ रहे हैं, जो बाकी कुछ कर रहे हैं, उसमें $285 मिलियन का खर्चा आ रहा है। यानी 4 दिन में आप समझ लिए $1000 मिलियन से ज़्यादा का खर्च कर चुके हैं। उसके बावजूद भी ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम हुए हैं। हकाबी के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। हकाबी है तो अमेरिका का राजदूत, लेकिन इजराइल के बारे में इजराइल से ज़्यादा मोहब्बत दिखती है। उसकी हक्काबी का ही SMS शेयर किया जा रहा था ट्रंप ने, जिसमें उसने कहा है कि ईश्वर चाहता है, भगवान चाहता है कि आप हस्तक्षेप करें। जिसके बाद ट्रंप लगातार स्टेट्स लिख रहा था, एक के बाद एक जो मैं बात कर चुका हूं। ये वो सारा कुछ था उस हक्कानी ने सीनेट की एक मीटिंग में कहा था कि ईरान अगर अपनी मिसाइलें लगातार फेंकेगा तो इजराइल उसको डिफेंस नहीं कर पाएगा। यह सब इसलिए कहा गया था ताकि अमेरिका शामिल हो जाए। अभी तक अमेरिका ने शामिल होने को लेकर कोई सहमति नहीं दी है। वहां मीटिंग हुई है और लंबी मीटिंग हुई है और खबर यह आ रही है कि मीटिंग में ज्यादातर लोग इस जंग में सीधे शामिल होने के खिलाफ थे। और देखिए, ट्रंप तानाशाह की तरह बर्ताव भले ही कर ले, लेकिन वहां पर जो फैसला होगा वो कांग्रेस के अंदर होगा। कांग्रेस मतलब वहां की संसद के अंदर होगा। तो ट्रंप के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि उसकी पार्टी के सारे लोग उसके साथ हों। विपक्ष तो वैसे भी इसके खिलाफ जा ही सकता है। तो अभी तक वहां कोई फैसला नहीं हुआ है और हालात ये हैं कि इजराइल में हथियारों की कमी पड़ने लगी है और यही वजह है कि वो सारी दुनिया से गुहार लगा रहा है कि ईरान के खिलाफ हमारी मदद करो। अकेले इजराइल के लिए ईरान से लड़ पाना मुमकिन नहीं है। अभी तक की जंग ने ये तो बिल्कुल तय कर दिया है और बिल्कुल साफ साफ साबित कर दिया है। ईरान नुकसान जरूर उठा रहा है, लेकिन उतना ही नुकसान इजराइल में भी कर रहा है। यही तो वजह है कि वहां के विदेशी जो पत्रकार होते हैं उनके ऊपर बैन कर दिया गया है, उनको फोटो नहीं खींचने दिया जा रहा है। हाइफा में उनके कैमरे जब्त कर लिए गए हैं क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है कि उसके नुकसान बाहर आए। लेकिन अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी अमेरिका का अखबार यह कह रहा है कि वहां के अधिकारियों ने उसे बताया है कि इजराइल के हथियार खत्म हो रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो गोदी मीडिया है, जो उछल रहा है, नाच रहा है, वो किस झूठ के सहारे नाच रहा है। यही नहीं, वहां पे कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिससे साफ दिखाई देता है कि इजराइल के अंदर एक डर तो भरा हुआ है। खबर यह भी आई है कि छोटी छोटी बोट्स में इजरायली लोग साइप्रस की तरफ भाग रहे हैं ताकि ईरान के हमलों से बचा जा सके। इजराइल ने जो शैतानी की है वो ये अमेरिका और बाकी दूसरे मुल्कों ने, जो नागरिक वहां पर हैं, बहुत सारे लोग, आप जानते हैं हर यहूदी को इजराइल की सिटीजनशिप तुरंत मिल जाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अमेरिका की भी सिटीजनशिप है और इजराइल की भी सिटीजनशिप है, जिनके पास ब्रिटेन की भी है और इजराइल की भी है। ऐसे बहुत सारे लोग निकल के भागना चाहते हैं अपने अपने मुल्क में। इजराइल ने जानबूझकर इन सबको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? क्योंकि वो इनको रख के अमेरिका और इंग्लैंड जैसे मुल्कों से कहना चाहता है कि अगर बम गिरा तो ये भी मारे जाएंगे। कई बार जो हमारे अंधभक्त हैं वो इजराइल के ज्यादा बड़े भक्त बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि इजराइल हिंदुस्तान
हिंदुस्तान से भी ज्यादा प्यारा है। उनको ये जानना चाहिए कि थाईलैंड और बाकी सारी जगहों से हिंदुस्तान से भी जो लेबर वहां पर जाती है उनको वो अपने बंकर में भी घुसने नहीं दे रहे हैं। हालांकि इजराइल के कुत्ते जा सकते हैं लेकिन हिंदुस्तानी और थाई मजदूर नहीं जा सकते हैं। उनके लिए आपकी जान की कितनी कीमत है आपको समझ आ जाना चाहिए। आप जो कहते हैं वी स्टैंड विद इजराइल, वो आपकी प्रॉब्लम है। जब ईरान से मिसाइल जा रही है, पूरे इजराइल में अफरा तफरी मचा रही है, छोटा सा मुल्क है, हर जगह सायरन बजने लगते हैं, हर जगह खतरे की मुनादी हो जाती है और उसके बाद सारे लोग जाकर बंकर में छिप जाते हैं। इजराइल की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन पर पूरी तरह से बंदिश लगी हुई है। हाइफा में जो इनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो पूरी तरह से काम बंद कर चुकी है। ये अभी फिलहाल इजराइल के हालात हैं। ईरान का भी नुकसान हुआ है, बिल्कुल नुकसान हुआ है। ईरान की कई रिफाइनरीज पे हमला हुआ है, ईरान के कई इंपॉर्टेंट लोग मार दिए गए हैं, ईरान की बिल्डिंग्स पे हमला हुआ है, ईरान में काफी सारे शहरी मारे गए, नुकसान हुआ है, धमकियां भी लगातार जारी हैं और इजराइल की पूरी कोशिश ये है कि इसमें अमेरिका को शामिल कर लिया जाए। ईरान में रिजीम चेंज करके अपनी कोई कठपुतली वैसे ही बैठा दी जाए जैसे जुलानी को उसने सीरिया में बिठाया है। लेकिन यहाँ पर दो खतरे मेन हैं। एक खतरा यह है कि ईरान अमेरिकन बेसिस पर हमला कर सकता है। दूसरा खतरा यह है कि अगर ईरान इस लड़ाई को जमीन पर ले गया तब इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। इसलिए अगर ईरान घुसता है सीरिया के अंदर तो जुलानी की औकात नहीं है कि वो रोक पाए। टर्की में इजराइल का एक प्लेन घुस गया था, उसके बाद टर्की ने धमकी दी है कि अगर जंग को इधर लाने की कोशिश की तो हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। टर्की तब तक खामोश रहेगा जब तक लड़ाई उसकी जमीन पर नहीं आ जाती, लेकिन अगर लड़ाई उसकी जमीन पर जाती है तो उसको भी इजराइल के खिलाफ होना पड़ेगा। और ईरान अगर गोलान हाइट्स के थ्रू इजराइल के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उस समय एक और चीज होगी, हिजबुल्ला की जो कैपेसिटी है वो आधी कर दी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिजबुल्ला के पास अगर पहले 100 हथियार थे तो अब 50 रह गए हैं, लेकिन जीरो नहीं हुए हैं। और इन सब के बीच अगर अमेरिकन बेसिस पर भी हमला होना शुरू हो जाता है तो कम से कम 10 अमेरिकन बेसिस ऐसे हैं जो ईरान के बेहद करीब हैं, तो ये अमेरिका में भी ताबूतों का ढेर लगा देगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ईरान की जीत पक्की है। इस बात को मैं कहीं से भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कर रहा हूँ कि ईरान जीत ही जाएगा, ईरान ये कर देगा, ईरान वो कर देगा। ईरान को भी बहुत तबाही बर्दाश्त करनी पड़ेगी और ईरान में भी रिजीम चेंज ये बिल्कुल संभव है। लेकिन इस प्रोसेस में जब ईरानी अपनी आखिरी लड़ाई तक जाएगा तो नुकसान क्या क्या होगा, कहां कहां तक पहुंच सकता है, इस बात को भी नोट करना चाहिए। और कैलकुलेशन ही ये वजह है जिसकी वजह से अमेरिका में 60% लोग कह रहे हैं कि हमले में हमको शामिल नहीं होना चाहिए। और मीटिंग के बावजूद कल डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े बड़े ट्वीट कर रहे थे, मीटिंग के बाद से खामोश बैठे हुए हैं, एक भी ट्वीट नहीं किया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका अभी लड़ाई में शामिल नहीं हो रहा है। और अमेरिकी अखबार भी इसकी ताकीद कर रहे हैं। कल परसों नरसों क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, ना आप जानते हैं और ना ही कोई और जानता है। लेकिन फिलहाल अमेरिका इस लड़ाई में आने से झिझक रहा है और ईरान में भी यही हो रहा है। कल ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान का एयर स्पेस पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। आज ईरान की प्रेस टीवी ने, जी हाँ ये वही प्रेस टीवी है जिस पर एक खातून खबर पढ़ रही थी और हमला हुआ। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि वो औरत बम गिरने की आवाजें आ रही थी फिर भी वहां से हिली नहीं, अपनी खबरें पढ़ती रही। जब बम गिर गया तब वहां से हटी। एक तरफ इजराइल का प्रवक्ता है जिसके हाथ कांप रहे हैं और एक तरफ एक बहादुर औरत है जो बम की आवाज सुनने के बाद भी खबर पढ़ रही है। ये बताता है कि इजराइल और ईरान की जो मेंटालिटी है, मानसिकता है, उसके बारे में भी बताता है। एक जगह शहादत को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है और दूसरी जगह दूसरों की जान लेने में बहुत मजा आता है। लेकिन अगर अपनी उंगली भी कट जाए तो जान निकल जाती है। इसलिए ये जंग आसान नहीं होगी। जो एकदम कट्टर इजरायली चैनल है वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ईरान का एयर डिफेंस एक्टिव है और वो इजराइल से आने वाले ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। पहले ही F-35 और F-16 को मारा जा चुका है। यानी बहुत सीधी सी बात है कि ट्रंप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे ये अभी कोई नहीं जानता। और G7 ने एक आवाज में कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। किसी को हथियार देना, पैसा देना, इंटेलिजेंस देना, मदद करना एक अलग बात है, लेकिन सीधे जंग में जाकर अपने सैनिकों को, अपनी चीजों को दांव पर लगाना ये दूसरी बात है। देखना होगा कि अमेरिका के कितने एलाइज, इजराइल के एलाइज इस सीधी लड़ाई में शामिल होते हैं। इधर आसिम मुनीर अमेरिका गए हैं ट्रंप के साथ लंच करने। आपको क्या लगता है कि आसिम मुनीर को ट्रंप ने इज्जत देने के लिए वहां बुलाया था?
मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि लंच के बहाने जो बुलाया है उसमें सीधी बात ये कही गई है कि ईरान का तुम किसी तरह का सपोर्ट नहीं करोगे। पाकिस्तान की आवाम जो चाहे, दुनिया भर के मुल्कों की आवाम जो चाहे, हिंदुस्तान की भी एक बड़ी आवाम है जो बिल्कुल नहीं चाहती कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दे। जो ईरान के साथ है वो फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन हुक्मरान जो हैं वो अमेरिका के कब्जे में हैं और पाकिस्तान के हुक्मरान तो अमेरिका के कब्जे में जमाने से हैं, क्योंकि अमेरिका से पैसा जो मिलता है, अमेरिका से हथियार जो मिलते हैं, उन सब के बिना पाकिस्तान के लिए चलना बहुत मुश्किल है। शुरुआत में बयान दे दिए गए, अवाम ने समझा कि अरे वाह, हमारा मुल्क तो पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा हो गया है। उसके बाद खामोशी और फिर आसिम मुनीर पहुंच जाते हैं अमेरिका, जहां उनको लंच पे बुलाया जाता है। वहां पर अगर ट्रंप कहता है कि बिल्कुल खामोश रहो, ईरान के बारे में कुछ ना बोलो, तो मैं दावा करता हूं कि ईरान पर कैसा भी हमला हो जाए, पाकिस्तान खामोश रहेगा, नहीं बोलेगा। आपको ये प्रॉब्लम उम्मत की लगती है, लेकिन हुक्मरान कुछ और देखते हैं। इसलिए स्पेन जैसा मुल्क फिलिस्तीन के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन बहुत सारे अरब मुल्क बातें कितनी कर ले, आगे कुछ नहीं कर पाते। यहाँ तक कि इजराइल के साथ तिजारत भी नहीं रोक पाते। आज बहुत सारे लिबरल लोग ये बात कर रहे हैं, ईरान तो आतंकवादी देश है। भाई साहब, जिस इजराइल ने ISIS को बनाया है, जो इजराइल हमास के खिलाफ ISIS के ग्रुप को ट्रेनिंग भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है और वहां पर तैयार भी कर रहा है, जो इजराइल खाना लेने आए हुए लोगों पर बमबारी कर दे, उन पर गोली चलाकर 30 से ज्यादा लोगों को मार डाले, अगर वो आपको नॉर्मल स्टेट लगता है तो मुझे लगता है कि आपको अपने दिमाग की और दिल दोनों का चेकअप कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 1948 से लेकर अभी तक का इतिहास देख लीजिए कि कैसे इजराइल के शुरुआती प्राइम मिनिस्टर वो लोग बने जो कभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर थे। और आपको समझ में आ जाएगा कि मिडिल ईस्ट में अगर किसी ने सबसे ज्यादा हिंसा फैलाई है, किसी ने सबसे ज्यादा लाशें गिराई हैं, तो वो कोई और नहीं है बल्कि इजराइल है। तो ये जंग एक बेहद खतरनाक मोड़ पर जाती हुई नजर आ रही है। मैं तो यही कहूंगा कि कोई सीज फायर जैसी चीज हो जाए, जंग रुक जाए, लेकिन अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें अगले 24 से 48 घंटों में ये कंफर्म हो जाएगा कि अमेरिका इस जंग में सीधे शामिल होगा या नहीं होगा। और अगर सीधा शामिल होगा, अगर जिसको ये कहते हैं बंकर बस्टर बम या मदर ऑफ ऑल बम ईरान के ऊपर गिरता है, तो एक चीज आप याद रखिए, पज़ेश्कियान ने सुबह कहा था कि अगर इस तरह का हमला हमारे ऊपर होगा तो फिर इस पूरे इलाके में कभी अमन नहीं होगा। मतलब ये कि अगर इस तरह का हमला होता है तो फिर ईरान अपने सारे घोड़े खोल देगा, उन मिसाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा जो अभी तक नहीं किया है। आर्मी जमीन पर भी जा सकती है, सीरिया का बॉर्डर क्रॉस हो सकता है, और फिर जिस तरह का ये रीजनल वॉर होगा इसको ट्रम्प भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हरीज में जो खबर छपी है उस खबर पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, जिसमें कहा गया है कि ईरान में रिजीम चेंज करना फिलहाल तो एक सपना है, लेकिन अगर वाकई ऐसा करने में इजराइल सफल हो गया तो ये इजराइल के लिए एक बुरा सपना हो सकता है। इजराइल का अपना वजूद खतरे में पड़ सकता है। इसके मायने आप भी समझते हैं कि अगर रिजीम बदली गई और वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया तो मिडिल ईस्ट छोड़िए, इजराइल को भी संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा।